नमस्कार दोस्तों, अगर आप पेरेंट्स हैं तो आज के हमारे पॉडकास्ट को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बच्चों की हेल्थ से कई महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। और जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्वालियर के जाने माने डॉक्टर रवि अम्बे साहब। रवि अम्बे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? नमस्कार, धन्यवाद। मैं बहुत अच्छा हूँ। सभी पेरेंट्स को मेरा नमस्कार। रवि अम्बे जी, कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है कि बच्चों की देखरेख कैसे करें, बच्चों का ख्याल कैसे रखें, बच्चों की मालिश कैसे करें। तो ऐसी परिस्थिति में पेरेंट्स को क्या कुछ करना चाहिए? नितेश जी, पेरेंटिंग एक आर्ट है। और कोई भी पेरेंट, जैसे किसी भी घर में बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ में बोलूँगा कि एक पेरेंट भी पैदा होते हैं। तो जैसे बच्चा का डेवलपमेंट होता है, वो नई नई क्रियाएं, नई नई कलाएं, नई नई कार्यकलाप सीखता है, ऐसे पेरेंट्स के लिए भी ये अनुभव एक नया होता है। वो अपने के बच्चे के साथ ही अपनी जो पेरेंटिंग की कला है उसका उनका एवोल्यूशन होता है और कर करके देख देख के ही सीखते हैं। आज का ये समय थोड़ा चैलेंजिंग है। न्यूक्लियर फैमिलीज है, पेरेंट्स को अलग रहना पड़ता है, उनको वर्किंग होते हैं, कई बार उन्हें डिपेंड होना पड़ता है, घर में कोई मेड या सर्वेंट के भरोसे बच्चों को छोड़ना होता है। तो ये मैं कहूँगा ज़रूर कि मुश्किल होता है पेरेंट्स के लिए। जो घर में ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, बड़े बूढ़े होते हैं, ऐसे न्यूक्लियर फैमिली जहाँ पे पेरेंट्स अकेले रह रहे हैं, दूसरे शहर में रह रहे हैं, तो उनको उनके अनुभव का वो फ़ायदा नहीं मिल पाता है जी। तो बट हाँ, धीरे धीरे बच्चे के साथ पेरेंट्स सीखते हैं। जहाँ तक मालिश का प्रश्न है, मालिश बच्चों के लिए ज़रूरी होती है, ख़ासतौर से इन्फेंट्स के लिए। और इसमें मैंने देखा है कई बार पेरेंट्स किसी दूसरे माध्यम से मालिश करवाते हैं, जैसे कि कोई मालिश के लिए कोई भाई आया या मेड को हायर करते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि उसकी जगह वो खुद करें, माँ खुद करें, पिता खुद करें, या घर के दूसरे सदस्य हैं वो मालिश खुद करें। मालिश से संबंधित कई भ्रांतियाँ होती हैं। उसमें से एक भ्रांति होती है, कई बार छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु, उनको ब्रेस्ट बर्ड होता है, तो उसमें नॉर्मली मेस्टाइटिस नियोनेटरम बोलते हैं, या उनके ब्रेस्ट बर्ड में थोड़ा सा स्वेलिंग पैदाइशी या पैदाइश के कुछ दिनों के बाद महसूस होती है। तो जो मालिश करने वाले ट्रेडिशनल आया वगैरह होती हैं, मेड होती हैं, वो उसको प्रेस करके उसमें से मिल्क निकाल देती हैं। तो ये मेस्टाइटिस नियोनेटरम थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, उसमें इन्फेक्शन की संभावना होती है, एब्सेस पड़ने की संभावना होती है। तो एक ये मैंने उदाहरण दिया है। मालिश से संबंध में अच्छा प्रश्न है। इसमें दूसरी चीज़ ये होती है, कई बार पेरेंट्स को ये लगता है कि शरीर के किसी अंग को मालिश के माध्यम से उसके शेप को बदला जा सकता है। तो ऐसा संभव नहीं है। कई बार वो नाक को दबाते हैं, कई बार चेहरे को दबाते हैं, या पैरों को सीधा या टेढ़ा करने का प्रयास करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बच्चे का होता है वो यथावत रहता है, उसमें ऐसा अतिरिक्त प्रेशर देना, अतिरिक्त दबाव देना, ये सब नहीं करना चाहिए। और कई बार जॉइंट्स के साथ काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट्स की जाती हैं, वो सब नहीं करना है। बच्चे को कई बार उल्टा लटकाया जाता है, ये सब नहीं करना है, ये हार्मफुल प्रैक्टिसेस है। तो मालिश जब माँ या घर का कोई सदस्य बच्चे की करते हैं, तो ये मालिश की जो क्रिया है, मालिश का जो समय है, ये फन एक्टिविटी होना चाहिए, पेरेंट्स के लिए भी, बच्चे के लिए भी। जितने में बच्चा कंफर्टेबल हो उस तरीके से उसको मालिश हमें करना चाहिए। इसके कोई सेट रूल नहीं है, ये जेंटल होना चाहिए और बच्चे और माँ के लिए, दोनों के लिए सुखद होना चाहिए। अम्बे जी, वायरल इन्फेक्शन, खांसी, जुकाम बच्चों में अक्सर देखा जा रहा है, तो पेरेंट्स को बचाव करने के लिए क्या कुछ उपाय करना चाहिए? जी, खांसी जुकाम ये बच्चों में सबसे ज़्यादा कॉमन इन्फेक्शन होता है, खास तौर से लेस देन 5 ईयर्स में। और अमूमन देखा गया है कि साल में कई बार बच्चों को सर्दी खांसी से पीड़ित होते हैं। इसका एक पॉजिटिव पहलू मैं बताना चाहूँगा कि बच्चे का इम्यून सिस्टम इवॉल्व हो रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है। तो इस तरह के जो इन्फेक्शन होते हैं बच्चे की कहीं ना कहीं इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और भविष्य में किसी बड़े इन्फेक्शन से उसको बचाते हैं। तो कोई भी अगर इन्फेक्शन होता है तो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मली होते हैं बच्चों में, और इनके द्वारा बच्चे की कहीं ना कहीं इम्यूनिटी में भी हेल्पफुल होते हैं। जहाँ तक बचाने का प्रश्न है, तो बचाने के लिए यही है कि बच्चे को मौसम के अनुसार उनकी देखभाल करनी चाहिए। दूसरा,
खास तौर से कभी भी पेरेंट्स या घर का कोई सदस्य या बाहरी व्यक्ति जो इस तरह के बुखार या सर्दी खांसी से ग्रसित है, उसे बच्चों से थोड़ा दूर रहना चाहिए, खास तौर से इन्फेंट से, क्योंकि इन्फेंट्स हम बोलते हैं कि रिलेटिवली इम्यूनो डेफिशिएंट होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम उतना अच्छा परिपक्व नहीं होता है, तो इसलिए उनको उनसे दूरी बना के रखें। जी, अक्सर सुनने में भी आता है, अक्सर देखने को भी मिलता है, जो पेरेंट्स जो हैं बच्चों के, उनके सामने ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो क्या कुछ प्रभाव बच्चे की सेहत पे पड़ सकता है डॉक्टर साहब? सेहत पे बिल्कुल इसका सीधा प्रभाव पड़ता है और इसके इनडायरेक्ट प्रभाव भी पड़ते हैं। सीधा प्रभाव तो यह है कि जो स्मोकिंग है उसका जो धुआं है वो बच्चे के श्वास नली से होती हुई लंग्स तक जाता है और उसका प्रभाव करता है, तो इसको हम बोलते हैं पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग एक्टिव स्मोकिंग से भी ज़्यादा खतरनाक है बच्चों के लिए। इससे बच्चों में निमोनिया, श्वास के इन्फेक्शन, दमे की समस्या, इस तरह के रोग, बच्चों में एलर्जी की समस्या अधिक होती है। इसका इनडायरेक्ट पहलू ये होता है कि बच्चे जो देखते हैं वो करते हैं, जो देखते हैं वो सीखते हैं। तो पेरेंट्स को एक गुड एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। यदि वो अपने बच्चों को गुड चाइल्ड के रूप में देखते हैं तो डेफिनेटली उनको गुड पेरेंट बन के दिखाना होगा, क्योंकि बच्चे जैसा देखेंगे वैसा सीखेंगे। आजकल पॉल्यूशन जो है, कैसे बचाव करें पॉल्यूशन से? बच्चों का पॉल्यूशन से क्या प्रभाव पड़ सकता है बच्चों पे, छोटे छोटे बच्चे जो है? पॉल्यूशन से बच्चों में श्वास से संबंधित समस्याएं अधिक देखी गई। श्वास, स्किन एलर्जी, जैसे बच्चों में सर्दी खांसी होना, सांस में तकलीफ होना, दमा होना, ब्रोंकोलाइटिस, निमोनिया, ये सब प्रदूषण से बच्चों में अधिक आते हैं। आंखों में एलर्जी, स्किन की एलर्जी, ये सब प्रदूषण से संबंधित हैं। प्रदूषण कम करने के लिए ग्रीन एनवायरनमेंट होना चाहिए जी। पेरेंट्स को अपने आसपास पौधे लगाना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, बच्चों के साथ ही काम करना चाहिए, जिससे बच्चों में मदर अर्थ के प्रति जवाबदेही आए और वो भी इस चीज़ के लेके आगे बढ़े। डॉक्टर साहब, बुखार के दौरान कई बार देखने को मिलता है बच्चों को दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, तो दौरा पड़ना बच्चों के लिए कितना हानिकारक हो सकता है? जी, दौरा बच्चे में फीवर के साथ दौरा पड़ता है, इसको हम फेब्राइल सीजर बोलते हैं। बुखार के दौरान ये प्रेसिपिटेट हुआ है और इसका कॉमन एज ग्रुप होता है लेस देन 5 ईयर होता है। यहाँ पर क्या होता है कि बच्चों में बुखार जैसे से एकदम से बढ़ता है और उसके साथ फिट्स या दौरे आने लगते हैं। कभी भी बच्चों में दौरा है तो एक गंभीर समस्या होती है, क्योंकि दौरे के साथ कई बार बच्चे उल्टी करते हैं, वो उल्टी सांस में जा सकती है। इसके अलावा दौरे के दौरान बच्चे की हार्ट रेट, सांस की गति, इन सब पे प्रभाव पड़ता है, ब्लड प्रेशर पे प्रभाव पड़ता है। तो कभी कभी ये दौरा लंबा चलता है तो ये बच्चे के लिए लाइफ थ्रेटनिंग, जीवन के लिए घातक हो सकता है। तो कभी भी कोई भी फिट्स आए तो तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या जहाँ पर बच्चों की इमरजेंसी की सुविधा हो वहाँ तुरंत लेके हमें बच्चे को पहुँचना चाहिए। जहाँ तक इसके बचाव का प्रश्न है तो बचाव बहुत आसान है। हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चे का बुखार एकदम शूट ना हो। यदि बच्चे में थोड़ा भी बुखार महसूस हो तो उसको बुखार की दवा देना चाहिए। टॉवल गीला करके बच्चे को अच्छे से पूरा शरीर, उसका मतलब सिर से लेके पैर तक, उसको अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ देना चाहिए, जिससे बुखार तेज नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि हमने पट्टियाँ की, बच्चे का बुखार कम नहीं हो, तो हमें पट्टियाँ नहीं करना है। कोई गीला कपड़ा केवल माथे पे रख के नहीं छोड़ना है। कपड़े उतारेंगे, बच्चे को ठंडे वातावरण में रखेंगे, एसी कूलर में, कपड़ा अच्छे से टॉवल, मोटा टॉवल, सूती टॉवल गीला करके पूरा शरीर उसको पोंछेंगे और वेट करेंगे। उसके बाद ये कंटिन्यूस हम करते रहेंगे। ऐसा करने से बच्चे का बुखार शूटअप नहीं होगा, बच्चे में फिट्स या दौरे की पुनरावृत्ति की संभावना कम हो जाए। डॉक्टर साहब, जो इम्यूनिटी पावर होती है तो कहीं ना कहीं ब्रह्मास्त्र होती है बच्चों की बीमारियों से लड़ने के लिए, तो कब डेवलप होती है ये इम्यूनिटी पावर बच्चों की? इम्यूनिटी डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है, जब शिशु माँ के गर्भ में होता है, भ्रूण होता है, तब से ये डेवलपमेंट उसका शुरू हो जाता है। और ये सतत प्रक्रिया है। बर्थ के बाद के कुछ वर्षों तक ऐसा चलता रहता है। और इसमें कई सारे फैक्टर कार्य करते हैं, जैसे कि भ्रूण, जब बच्चा भ्रूण होता है, माँ के गर्भ में होता है, तब क्या स्थिति होती है, माँ को कोई वायरल इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, माँ की कोई दवाइयाँ तो नहीं चल रही हैं, माँ का खुद का न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी माँ का कैसा है,
माँ की डाइट कैसी है, इन सब का उस पर प्रभाव पड़ता है। इसके बाद जब बच्चा पैदा होता है तो ये इम्यूनिटी डेवलपमेंट की प्रक्रिया जारी रहती है। जैसे अभी हमने चर्चा की थी कि माइनर इन्फेक्शन भी इसमें हेल्पफुल होते हैं। बच्चे को वायरल इन्फेक्शन होते हैं, कोल्ड होते हैं, कफ होते हैं, इनसे भी बच्चे की इम्यूनिटी डेवलपमेंट में मदद मिलती है। इसके अलावा जो टीकाकरण होता है, जो हम बर्थ से शुरू करते हैं इम्यूनाइजेशन बच्चे का, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो बच्चे की इम्यूनिटी डेवलपमेंट में सहायक होता है। बच्चों की वैक्सीकरण जो है कितना इम्पोर्टेंट होता है? वैक्सीन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और आप देखेंगे कि जो वैक्सीन्स होते हैं बच्चों को कई जानलेवा बीमारियों से बचाते हैं। या तो ऐसी बीमारियां जो जानलेवा है, बच्चे की मृत्यु कर सकती हैं, या बच्चे के जीवन को बड़ा ही कठिन बना सकती हैं, जैसे कि पोलियो होता था। तो ये सारे वैक्सीन हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में गवर्नमेंट के द्वारा ये निःशुल्क किया जाता है। तो बहुत अच्छे वैक्सीन्स हैं, और गवर्नमेंट ने इम्यूनाइजेशन टीकाकरण के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की है। आंगनवाड़ी जाकर, स्वास्थ्य केंद्र जाकर, और देखने में आया कि वो घर घर जाकर भी मोटिवेट करते हैं और टीकाकरण करते हैं। तो इसमें सरकार को सहयोग करना चाहिए। वो सरकार के लिए नहीं है, वो हमारे स्वस्थ शिशु के लिए। जी। आजकल स्ट्रेस बहुत देखने को मिलता है, क्या बच्चों में भी स्ट्रेस होता है? और स्ट्रेस बच्चों के लिए कितना हानिकारक होता है अगर होता है? स्ट्रेस बहुत अच्छा प्रश्न है। स्ट्रेस से मुझे लगता है कि कोई भी एज इम्यून नहीं है। तो एक हम जब न्यूबॉर्न की बात करते हैं तो उसमें एक कोल्ड स्ट्रेस होता है। एक एग्जांपल ले रहा हूँ। कोल्ड स्ट्रेस मतलब जब वातावरण का टेम्परेचर बच्चे के मुताबिक नहीं है, ठंडा है, तो बच्चे का शरीर ठंडा होने लगता है। एक उदाहरण है। तो उदाहरण इसलिए दिया कि मैं ये बताना चाह रहा था कि स्ट्रेस से कोई भी एज इम्यून नहीं है, कोई भी एज उससे मुक्त नहीं। दूसरी चीज़ ये होती है कि स्ट्रेस दो तरह का होता है जी। हम उसको बोलते हैं यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस। तो स्ट्रेस का एक पर्टिकुलर लेवल जिसको बच्चा टॉलरेट कर सकता है वो अच्छा होता है। वो अच्छा इसलिए होता है कि जैसे एग्ज़ाम प्रिपरेशन, बच्चों के अगर एग्ज़ाम हो रहे हैं, बच्चा उसमें थोड़ा सा स्ट्रेस, यू स्ट्रेस, पॉजिटिव स्ट्रेस लेकर पढ़ता है, तो वो अपने जो अंक हैं, अपना जो परफॉर्मेंस है उसको बेटर कर सकता है। और वही बच्चा अगर एकदम रिलैक्स होके रहे, एग्ज़ाम का कोई उसको टेंशन नहीं हो, बिल्कुल भी स्ट्रेस ना हो, तो हो सकता है उसकी जो स्कोरिंग कम हो। ये दूसरा उदाहरण है। और इस तरह से हर एज ग्रुप में स्ट्रेस होते हैं। कई बार घर का जो वातावरण होता है पेरेंट्स का, कई बार पेरेंट्स आपस में झगड़ते हैं, या पारिवारिक परिस्थिति अच्छी नहीं होती है, और घर का इन्वायरमेंट थोड़ा सा, जिसको हम टॉक्सिक बोलते हैं आजकल, उस तरह के होता है। इसका बच्चों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। तो हमें ये देखना होगा, पेरेंट्स की केवल ये जिम्मेदारी नहीं कि बच्चे को खाना दें, रहने की जगह दें, पढ़ने में सहायता करें। उनको ये भी देखना है पॉजिटिव पेरेंटिंग में कि बच्चे का जो इन्वायरमेंट है वो प्लेफुल होना चाहिए, प्लीजेंट होना चाहिए, और जिससे बच्चा सीख सके, और एक स्वस्थ इन्वायरमेंट होना चाहिए, सेफ इन्वायरमेंट होना चाहिए। जिन घरों में न्यू बॉर्न बेबी होते हैं तो उन घर का कैसा माहौल होना चाहिए बच्चा हेल्थी हो? जी, न्यूबॉर्न बेबी आजकल जैसे बच्चा गर्भ में आता है, प्रेगनेंसी होती है, तो फोटोशूट्स होते हैं। ये इसके अलावा पेरेंट्स कई तरह की तैयारियां करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि एक नए मेहमान के लिए करके तैयारी की जाती है, उसके लिए कपड़े, खिलौने, उसके लिए कमरा तैयार किया जाता है। तो इस तरह से तैयारियां होती हैं। तो जब न्यूबॉर्न बेबी पैदा होने वाला होता है तो इसका दूसरा पहलू स्वास्थ्य से रिलेटेड है। जैसे कि माँ जब भी प्रेग्नेंट होती है तो तुरंत उसका स्वास्थ्य चेकअप होना चाहिए, उसको बुक केस होना चाहिए, मतलब एक डॉक्टर की गाइडेंस में उसकी प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करना चाहिए। माँ को टीकाकरण होना चाहिए, माँ को डाइट से संबंधित सलाह लेना चाहिए। माँ की कुछ स्क्रीनिंग होती है, जैसे कि हीमोग्लोबिन कैसा है, ब्लड प्रेशर कैसा है, शुगर कैसा है, यूरिन में इन्फेक्शन तो नहीं है, या उसको कोई पुराना रोग तो नहीं है जो हो सकता है कंट्रोल ना हो प्रेगनेंसी में। इन सब से संबंधित सलाह लेना चाहिए। और इसके बाद जब नवजात शिशु पैदा होता है तो वो स्वास्थ्य केंद्र में उसकी डिलीवरी होना चाहिए, और डिलीवरी के तुरंत बाद माँ को उसको अपना स्तनपान कराना चाहिए। तो इसके लिए जब माँ प्रेग्नेंट होती है तभी उसको सलाह दी जाती है और देनी चाहिए कि जैसे ही नवजात शिशु पैदा हो, जन्म के तुरंत बाद उसको स्तनपान कराना चाहिए,
और जो स्तनपान होता है वो प्रथम टीकाकरण बोलते हैं। जो कोलोस्ट्रम दूध होता है, माँ को पहले स्तनपान में जो गाढ़ा पीला दूध आता है, जिसको पहले ऐसी मान्यता थी कि वो अच्छा नहीं होता है और वो निकाल के उसको फेंक दिया जाता था, वास्तव में वो बहुत ही एंटीबॉडी और न्यूट्रिएंट रिच होता है, जिसमें कि बच्चे के लिए, इम्यूनिटी के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, तो उसको देना चाहिए। जी, जब हम छोटे बच्चे थे तब इतनी सारी बीमारियां होती थी क्या? नीतेश जी, बहुत अच्छा प्रश्न है और मुझे लगता है कि इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि बीमारियां समय के अनुसार उनमें बदलाव थोड़ा देखने को मिलता है। एपिडेमियोलॉजी होती है, जैसे पहले स्मॉल पॉक्स होता था, प्लेग के होते थे, कॉलरा के केसेस होते थे, वो कम हो गए। लेकिन दूसरी बीमारियां, अभी हमें कोविड का उदाहरण है या दूसरे इस तरह के वायरस आए हैं। और दूसरा पहलू इसका ये है कि पहले जो बीमारियां होती थी उनके पहचान करने की, डायग्नोसिस की और निदान करने की थोड़े हमारी ज़्यादा लिमिटेशन थी। मेडिकल साइंस में भी एडवांसमेंट हो रहा है, जैसे आज हम इस पॉडकास्ट में हैं, पहले ये हमारा रेडियो पर इस तरह के प्रसारण होते थे, आज हम पॉडकास्ट में रूबरू होकर इस तरह से चर्चा कर रहे हैं। तो इसी तरह से मेडिकल साइंस में भी दिन और रात नए नए एडवांसमेंट हो रहे हैं। आप उसमें देखेंगे कि अब बीमारियों को पहचानने की, डायग्नोसिस के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं हो गई हैं और उनके निदान की भी सुविधाएं हो गई। तो समय के साथ इस तरह के बदलाव एकदम नॉर्मल है। दूसरी चीज़ है कि आज आप देखेंगे कि पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है, खान पान में बहुत बदलाव हुआ है, जो हमारी दिनचर्या है उसमें बदलाव हुआ है, तो इससे संबंधित रोग बढ़ रहे हैं। भारत को डायबिटीज़ कैपिटल बोलते हैं विश्व की, इसीलिए बोलते हैं कि हमारे जो खान पान दिनचर्या में जो बदलाव हुए हैं उससे इसका कहीं ना कहीं बढ़ा है। तो आपका प्रश्न बहुत वाजिब है, बहुत अच्छा है। समय के साथ रोगों में, उनके प्रकार में, उनकी एपिडेमियोलॉजी में परिवर्तन हुआ है, साथ ही मेडिकल साइंस के एडवांसमेंट के साथ उनकी पहचान भी आसान हुई है। जी, आजकल देखने को मिल रहा है जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं और गेमिंग स्क्रीनिंग करते हैं, तो सर क्या उनकी लाइफ पे, उनकी हेल्थ पे प्रभाव पड़ सकता है? बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। और स्क्रीन टाइम के बारे में बोलते हैं, लेस देन 2 ईयर्स, अगर बच्चा 2 साल से छोटा है तो उसको 0 स्क्रीन होना चाहिए। कभी कभार पेरेंट्स या बाहर कोई है तो उनके साथ वीडियो कॉल में इंटरेक्ट कर सकते हैं उस स्क्रीन के थ्रू, अदरवाइज उस स्क्रीन को बच्चे को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। स्क्रीन मोबाइल के तौर पर हो सकता है, लैपटॉप, टीवी के तौर पर हो सकता है, तो ये सब चीज़ों से बच्चे को बचाना चाहिए। इससे बच्चे के बोलने पे, खास तौर से बच्चे के सोशलाइजेशन पे, उसके पीयर्स के साथ इंटरेक्शन में, बच्चों के साथ जो उनका इंटरेक्शन होता है, डेवलपमेंट होता है, वो उससे अफेक्ट होता है। और कहीं ना कहीं इसमें बच्चे के आइज़ पे भी फ़र्क पड़ता है, विजन पे भी उसके फ़र्क पड़ता है। बच्चे के व्यवहार में खास तौर से काफ़ी फ़र्क देखा गया। और जो बड़े बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं बुलिंग के और पोर्नोग्राफी के या इस तरह के दूसरी चीज़ों के भी शिकार होने का डर रहता है। सर, बच्चे के जो पेरेंट हैं बच्चों के, वही आजकल बच्चों के सामने मोबाइल यूज़ करते रहते हैं बैठे बैठे। जी, फिर से मैं वापस वही बोलूँगा कि अगर हमें अच्छा बच्चा चाहिए, गुड चाइल्ड चाहिए, तो हमें गुड पेरेंट बन के दिखाना होगा। अगर हमारे एक्सपेक्टेशन कुछ होंगे और हम अपना बर्ताव कुछ और करेंगे तो ऐसा संभव नहीं होगा। तो पेरेंट्स को भी देखना पड़ेगा कि जब वो क्वालिटी टाइम होता है फैमिली का, उसमें मोबाइल से वो दूर रहे, और तभी बच्चे उसको देख के वो भी सीखेंगे। हमारे माध्यम से आप और क्या कुछ पेरेंट्स को टिप देना चाहेंगे जो कुछ खास हो? जी, पेरेंट्स के लिए टिप यही है कि पेरेंटिंग एक बहुत बड़ी हमारे ईश्वर की हमारे लिए गिफ्ट है। आपको उसको एंजॉय करना चाहिए। पेरेंटिंग का हर पल, हर समय एक आपको नए अनुभव देता है और आपको बहुत पॉजिटिव फील कराता है। और ये पेरेंटिंग का जो समय है वो लौट के नहीं आएगा। बच्चा आपका बड़ा होता जाएगा, उसकी पेरेंटिंग, आपकी पेरेंटिंग में उसके लिए रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो जाएंगी, तो आप उसको पूरा इन्वॉल्व होके एंजॉय करके उसको यूज करें। बच्चों को टीकाकरण जरूर कराएं, स्क्रीन से बच्चों को दूर रखें, बच्चों को खान पान जहाँ तक हो सके पौष्टिक फूड वो आप दें, प्रोसेस फूड, पैकेट फूड से बच्चों को बचाएं। बाहर जाकर खाने की बहुत ज़्यादा आजकल हैबिट्स होती हैं, घर में अच्छा प्रिपेयर करके बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करें। यदि आपके बच्चे बड़े हैं तो आपको मील प्रिपरेशन में और उसमें बच्चों का भी सहयोग लें और उसको एंजॉय करें।
और कभी भी बच्चों को कोई भी ऐसे खतरे के लक्षण हो, जैसे बच्चों में ज़्यादा वॉमिटिंग होना, बच्चों को फिट्स आना, या बच्चे को कहीं से भी ब्लीडिंग होना, तेज बुखार होना, बच्चा सुस्त हो रहा है, अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, खेल नहीं रहा है, तो इस तरह के जो डेंजर साइंस होते हैं उनका ध्यान रखें और तुरंत उसके लिए चिकित्सक की सलाह लें। तो अम्बे जी, आपको कैसा लगा हमारे पॉडकास्ट में? नितेश जी, बहुत अच्छा लगा और आपके प्रश्न बहुत ही सारगर्भित थे, बहुत महत्वपूर्ण थे और उम्मीद करता हूँ पेरेंट्स को उनसे कहीं ना कहीं वो पेरेंट की शंकाएं होती हैं जो आपके प्रश्नों के माध्यम से सामने आई है, और उम्मीद करता हूँ पेरेंट्स को उनसे कुछ ना कुछ मदद मिले। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।